तो देखिए बच्चों, बात ऐसी है, आप लोगों ने आवाज ना आए किसी की, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने उसके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे, तरह तरह के बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। लेकिन अब जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, इसको हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहां मैं आपको फील कराऊंगा कि जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते, वहां ट्रिग्नोमेट्री आपकी कैसे हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आदि से कह दिया, आदि जब कुतुब मीनार की लंबाई नाप किया, तो आदि के पास इतना बड़ा फीता है क्या कि वो कुतुब मीनार की लंबाई नाप लेगा? चलो चलो नाप भी ली, मान लो। मैं खड़ा हूं एक पहाड़ पे, मैं कह रहा हूं दूसरे पहाड़ की लंबाई बताओ कितनी है। क्या भैया जो हमारे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लोग हैं, क्या वो फीता लेके जाते हैं? नहीं ना। तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व करते हैं और तब बताते हैं हमें हाइट उसकी। ये नदी कितनी चौड़ी है, ये नदी लंबा कितनी है, लंबाई कितनी है, तरह तरह की वेरियस कैलकुलेशन। जहां मैं नहीं पहुंचा, वहां ट्रिग्नोमेट्री पहुंच गई। जहां मैं अप्रोच नहीं कर सकता, वहां कौन हेल्प करेगा? मेरी ट्रिग्नोमेट्री। अप्रोच का मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जा सकता, लंबाई नहीं नाप सकता, वहां कौन हेल्प करेगा? मेरी, वही मैं बताने वाला हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। तरह तरह की हाइट। मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से मान लो मैं छत पे खड़ा हूं, छत पे एक सुंदर कन्या आ रही है, मैं उसे देख रहा हूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि वो मेरे से कितनी दूर है मेरे घर से। कैसे पता लगाऊंगा? है या बस चलो इतना एग्जाम्पल काफी है ना, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बस बातचीत नहीं, तो बातचीत नहीं तो यही है, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं भैया। आपने सुना होगा ईगल, भाई साहब वो ऊपर हवा में होते होते ही अपने टारगेट पे तुरंत अटैक कर लेता है। भाई वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करता है, उसे पता होता है कितने एंगल पे गिरना है। सच बता रहा हूं, बहुत फास्ट, ठीक है। सुन लो, बातचीत नहीं। एरोप्लेन हमारे से कितनी दूरी पर है? रडार सिस्टम के अंदर एरोप्लेन घूमता रहता है, तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, भैया वहां जा रहा है, इतनी दूरी पर है। सब ट्रिग्नोमेट्री का काम है। तो कैसे? अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके आज बेसिक इंट्रोडक्शन ही बताने, इसके क्वेश्चन दबा के देने वाला हूं, 4 दिन चलेगा। इसके टोटल ओवरऑल टोटल क्वेश्चन इसके बच्चों सुन लो, कोई बातचीत ना करे। इसके हैं बच्चों क्वेश्चन 16 क्वेश्चन वो है और 6 एग्जाम्पल है, 22 क्वेश्चन है, 22। आज देखो 11 कल कर जाना चाहिए, 11 तक परसों, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलना चाहिए चैप्टर। आज कल परसों, आज भी क्वेश्चंस दूंगा, कल भी दूंगा, परसों भी दूंगा, फिर एक दिन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा प्रॉपर। बस 4 दिन लगातार एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद सीधा मैं आऊंगा फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है रियल नंबर। इस हिसाब से हमारे 11 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, 11 से 12 चैप्टर, ठीक है जी। बस फिर तो मेन चैप्टर बचेगा, वो 15 दिन में हमारा आराम से पूरे होंगे, ठीक। अब सुनिए आराम से, सामने देखेंगे सब मेरी बात। कुछ एग्जांपल दे, देखो अच्छे से करते चलो बच्चों, लापरवाही मत दिखाना, क्योंकि अगले साल बहुत हेल्प मिलेगी फिर तुम्हें। हाइट एंड डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन तरह तरह के वेरियस फील्ड में। देखिए सबसे पहले आपको इसमें एक वर्ड जानना है, एक चीज जाननी है, लाइन ऑफ साइट। मैं बारी बारी सब चीज बता रहा हूं कि ये क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोडक्शन डाल के लाइन ऑफ साइट डालिए। मान लीजिए, सुन लो, मैं खड़ा हूं भैया यहां, ये मेरी भैया ग्राउंड है, ये मेरा क्या है जी? ग्राउंड। ग्राउंड समझते हो? धरती माँ, ठीक है। सुन लो, सामने देखो, लिखना बाद में, पहले अब ये मेरा ग्राउंड है भैया। ये ग्राउंड पे यहाँ पर क्या है? एक बड़ी सी बिल्डिंग है, क्या है? ठीक है, बिल्डिंग। पहली बात तो याद रखना, मैं जितना भी डायग्राम बनाऊंगा बेटा, उनमें लाइन दिखाऊंगा, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाऊंगा। अगर ये बिल्डिंग टेढ़ी भी है ना, तो मैं इसको सीधी दिखाऊंगा। डायग्राम बनाते समय बेटा हम लोग डिस्टेंस नहीं देखते, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों को अगर हाइट नापनी है, तो मान लो ये बिल्डिंग ऐसी थी, तो मैं हाइट ये नहीं होगी, मेरी हाइट ये होगी, ठीक है जी। तो सुन लो भाई, अब क्या है, सुन लो, मैं यहां पे खड़ा हूं, सुन लो मेरी बात, मैं कहां खड़ा हूं? यहां, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां है ओ पॉइंट पे, और भैया इस पॉइंट को देख रहा है, वो मान लो ये बिल्डिंग थी, ठीक है। यहां कोई खड़ा है भैया, अच्छा सा कोई, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर जो है, वो आंखों से उसका यहां पर आके देख रहा है भैया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, तो एक इमेजिनरी लाइन मेरी आंखों से उस ऑब्जर्वर तक, उस ऑब्जेक्ट तक, ये जो इमेजिनरी लाइन जाएगी, द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर, जहां से भी मैं देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? जैसे मान लो मैं यहां बैठा बैठा भैया शिवम को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से शिवम तक की जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो लाइन ऑफ साइट हो गई। मान लो मैं क्या देख रहा हूँ, सुन लो, इस ऊपर एसी को देख रहा हूँ, ठीक है, इस ऊपर एसी को देख रहा हूँ ऐसे, तो यहां से लेके ये जो लाइन जा रही है एसी को देखने तक की, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्वर होता है, वो जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, वहां तक
उसकी आंखों से एक लाइन जो पास होती है उसको क्या बोलेंगे? भैया देखोगे तो सही, किसी सिदाई में देखोगे, मान लो वहां पे पंखा देख रहा हूं, तो पंखा और मैं किसी सिदाई में तो देख रहा हूँ अपनी आंखों से उसको, तो दैट इज अ लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, लिखे इसमें, इट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट। बार बार आएगा क्वेश्चन में लाइन ऑफ साइट, तो समझ जाओगे क्या मतलब है। इट इज द इट इज लिख लीजिए, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, इट इज द लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमेशा लाइन ऑफ साइट हमेशा। यार ये आधी नॉलेज ना अर्थ का नत कर देती है। तूने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा हमेशा, तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख ले। देखो, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई of an observer, ठीक है बाद में बनाना, of an observer to the point in the object viewed by the observer, viewed by the observer, जो देखता है, viewed by the observer, देखना, ठीक है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है। लाइन जॉइनिंग द, आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन ड्रॉ होगी उसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अगला डालिए एंगल ऑफ एलिवेशन, बार बार यूज होगा एलिवेशन डिप्रेशन। सुन लो, दो केस बताऊंगा इसमें। यहां पर ना एक बड़ी सी टंकी रखी है, हम देख रहे हैं उसे, सुनना मेरी बात अब आयन सामने। पहली बात तो एक बात याद रखना, मैं यहां खड़ा हूं धरती पर, मेरी कुछ हाइट होगी। अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में हाइट का जिक्र नहीं है, तो आप क्या मानोगे? आप कहां पड़े हो? मतलब आपको हाइट से मतलब नहीं है। अगर आपसे बोल दिया गया कि आप ग्राउंड पे खड़े हो भैया और देख रहे हो, आपकी हाइट का जिक्र ही नहीं करा, तो आप क्या मान लोगे कि वो पॉइंट आपकी आंखें कहां है? ग्राउंड पे है। तो आप ग्राउंड से देखोगे। कहां से देखोगे आयान? लेकिन अगर मैंने बोला मैं धरती पे खड़ा हूं, मेरी हाइट है 5 मीटर, तो मैं कुछ दिखाऊंगा, हाइट कुछ दिखाऊंगा, और फिर मेरी आंखें कहां होंगी? यहां, यही तो होंगी, मैं खड़ा हूं तो यहां, ठीक है। अब याद रखना, जहां भी मेरी आंखें होती हैं, अगर मैं उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लूं एक्स एक्सिस जैसी, तो उस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हर किसी के पास होती है? कैसे? मैं देख रहा हूं तो ये मेरी ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस लाइन, आंखों की सिदाई में, जो आंखों के सिदाई जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, आंखों के सिदाई में लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? अब अगर लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी मेरी? ये लाइन ऑफ साइट है। आयन बताओ, अगर लाइन ऑफ साइट, सुनते रहो मेरी बात, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आ रही है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आ रही है, तो जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा जो बनेगा, क्या बोलेंगे बेटा? एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर देखना। ऐसे समझ लो, जब मैं किसी चीज को अपनी आंखों से ऊपर देखता हूं, तो ये मेरी जा रही है हॉरिजॉन्टल और ये मेरी जा रही है लाइन ऑफ साइट। ऐसे समझो, ये जा रहा है मेरा हॉरिजॉन्टल और ये प्रोजेक्टर देख रहा हूं लाइन ऑफ साइट, तो ये जो एंगल बनेगा क्या कहलाया जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल। कब? जब लाइन ऑफ साइट उस हॉरिजॉन्टल के अबव होगी, या वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरी आंखों की सिधाई में ये, हाँ ना, हॉरिजॉन्टल, आंखें ऐसे वैसे मत देख, बिल्कुल सीधा सट सीधा, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन, धरती के पैरेलल, धरती के, समझ गए, बिल्कुल सीधा। तो अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वो जो एंगल बनेगा क्या कहलाया जाएगा? एंगल ऑफ, यानी एलिवेशन कब बनता है? जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। मान लो मैं ऊपर देख रहा हूं भैया इस प्रोजेक्टर को, तो यहाँ एंगल कौन सा बन रहा होगा मेरी आंखों और उसके बीच में? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, क्योंकि ये मेरी जा रही है क्या? लाइन ऑफ साइट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जा रही है लाइन ऑफ साइट, तो इनके बीच का ये जो एंगल आएगा, ये एंगल, ये क्या कहलाया जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ गए मेरी बात?
जस्ट फील करो हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैं प्रोजेक्टर को देख रहा हूँ, ये कौन सा, ये कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलो क्लियर है क्या होता है, आगे लिखिए, लिखिए इसके बारे में, फिगर बना देना लास्ट में। अभी लिखो, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, the angle formed by the line of sight, the angle formed by the line of sight with the horizontal, किसके साथ, horizontal, the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point when the point when the point when the point being viewed when the point being viewed is above the horizontal level, is above the horizontal level, यानी जब हम अपना सर ऊपर रखते हैं, जब हम अपना सर ऊपर करके देखते हैं, तो वो जो आपका कहलाया जाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे पतंग उड़ती है, तो पतंग को जब आप देखते हो, तो आपकी आंखों के साथ पतंग का कितना एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, ठीक, हाँ ना हो तो कुछ नहीं है उसमें, तो एंगल जीरो हो गया, सारे कुछ नहीं बनेगा उसमें, तो वही हो जाएगी, डिस्टेंस जो यहाँ की दी है वही दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया, फिगर बना लो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। शॉर्ट में जल्दी ऊपर की तरफ देखते हैं, अपना सर ऊपर उठाते हैं, जैसे मेरे साथ कोई लंबा दोस्त आ गया मेरा, उसको उठा के देख रहा हूँ मैं, अरे हाँ भाई लंबा, मैं खली को देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और खली मुझे है देखो एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो, अरे अवनी समझ में आ गया क्या होता है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन? यस सर। वंश? यस सर। चलो आगे चलते हैं, उपदेश समझ में आ गया? भूमि? यस सर, क्लियर है। चलो इसके बाद डालो एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही, मैं छत पे खड़ा हूँ, है क्या नीचे, हाँ कोई जा रहा है रोड पे, है ना, मैं उसे देख रहा हूँ, तो मेरा जो आंखें उसके साथ एंगल बनाएंगी, वो एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अभी तुम सब नीचे बैठे हो, मेरी आंखों के नीचे, ऐसे समझो। अब इस बार क्या हुआ, यहाँ पर कोई खड़ा है भैया, सुन लो, अब इस बार क्या हुआ, वही भाई यहाँ शुभ खड़ा है, सुन लो मेरी बात, यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई और खड़ा है शुभ, थप्पड़ा है कान में खींच के। अब भैया, अब हम इसकी नजरों से देखें, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा जय, हाँ भैया अयान, अब इसको ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मान जाओ बस, ये होगा, तो ये क्या हो गई बेटा, जरा बताना इस बार, ये जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के नीचे है या ऊपर है, नीचे है भैया, इसके हिसाब से, इस वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जर्वर अब ये है, अब पहले ये इसको देख रहा था, अब ये देख रहा है इसको, है, तो ये एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप छत पे खड़े हो, गाड़ियों को चलते हुए देख रहे हो, तो ऑब्जर्वर कौन है, आप हो, गाड़ियां क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो गाड़ियां आपके साथ कितना एंगल बनाएंगी, वही एंगल क्या कहलाया जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन गाड़ी में बैठा आदमी मुझे देख रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, ये एंगल ऑफ, उतार लो, डिप्रेशन। ठीक है, लिख लीजिए, हाँ तो एंगल इक्वल होते हैं, ये लिख लो, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, मगर अगर तुम्हें डिप्रेशन गिवन है तो तुम्हें ये वाला एंगल गिवन है, कभी तुम ये मान लो, द एंगल बिटवीन the angle between the line of sight
with the horizontal, the angle between the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal. जब नीचे की तरफ देखता हूं मैं, ऊपर उठा के देखूंगा तो एलिवेशन, नीचे उठा के देखूंगा तो डिप्रेशन. When the point is below the horizontal level, it's called as angle of depression. चलो अब आते हैं क्वेश्चन डिप्रेशन. अब सुनो, ठीक है, अब सुनिए. चलिए, डिप्रेशन, एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया. जिसको नहीं आया पूछ लो, क्योंकि स्केल बच जाएंगे अगर आज नहीं बताया. ना तो भव्य से पूछो, सुबह भी कल ही बचे बच्चे, मैं बताया मैं, बहुत पिटे बच्चे कल भी, कैश में नंबर कमाने की वजह से. गुस्सा भी तेरा भी भूत बनाऊंगा, 2 बच्चे फालतू में बोल जाइए. ठीक है, अब सुनो. तो अगर आज मुझे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं बताया गया आंसर, तो भाई साहब पिटना तो तय है. इसलिए अगर नहीं आया तो पूछ लो. दिव्यांश, हाँ भाई. हर्षिल, हाँ भाई. पीछे सारे बताओ. चलो, आयुष क्लियर है बेटा? चलो अब देखो, अब भैया कुछ हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, जिसका हमें इस चैप्टर में यूज करना है. किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक. सुन लो. देखो बच्चों, मैंने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर है. आप लोग प्लीज जिनका जो चैप्टर छूटा हुआ जाके देखो ना यार, या वेट करोगे कि जब भैया पढ़ाएंगे तभी पढ़ना है? अरे खुद से भी तो पढ़ के देखो. एक बार खुद वीडियो खोल के देख, पढ़. कहां से नहीं आया समझ में? शुरू से नहीं देखी तूने वीडियो? झूठ बोल रहा है. आज जाके पहले वीडियो देखियो. मजाक नहीं कर रहा शुभ, थोड़ा सा सिंसियर है बेटा. मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मगर एक बार पहले से ही पढ़ने को लगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, हमें इसमें जो नॉलेज चाहिए वो बस ये नॉलेज चाहिए. इस चैप्टर में जो नॉलेज यूज होगी बस केवल इतनी नॉलेज यूज होनी है बस. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. टैन थीटा पी अपॉन बी कॉट थीटा. और इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको 30 पर, 45 पे, 60 पे, 90 पर. कुछ याद होना हो, tan की तो वैल्यू याद कर लो इन पॉइंट पे. tan 30 1/√3 बहुत यूज होना है. tan 60 रूट tan 45 1. मेरे साथ याद करेंगे. tan 60 रूट, ये 3 वैल्यू तो ऐसी आग बंद करके याद कर लो. और tan 90 की यूज नहीं होगा. 30 45 60. tan 30 1/√3, tan 45 1 एंड tan 60 √3. ये 3 वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज है इस चैप्टर में. है तो सभी का साइन कॉस्ट है, कॉट सेक कोसेक का नहीं है. बस ये 3 वैल्यू याद कर लो, साइन की, कॉस की और टैन की. बस इसके सिवा कुछ यूज नहीं करना. दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन बेस है. बेटा याद रखना, जिसके साथ थीटा बनता है वो बन जाता है बेस. अगर थीटा इसके साथ होता तो इस केस में बेस भी ये होता. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस. इतनी बात पता होने के बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो कैसे. अब सुनेंगे, एग्जाम्पल 1 आ रहा है, मैं सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं. आप लोगों का होमवर्क है, अभी पहले कर लेते हैं. हम लोगों को कल तक 11 क्वेश्चन खत्म करने हैं, 11 अगले दिन करने हैं, तो उस तरीके से करना है. तो देखेंगे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे. क्वेश्चन को पहले समझेंगे जो मैं बता रहा हूं, फिर करने की कोशिश करेंगे. आदि ए टावर, सामने ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. जो जो कह रहा करते चलो. फिगर हमें खुद बनानी है भैया. ये हो गया मेरा ग्राउंड, ये हो गया मेरा टावर. लेट, देखो लिखते चलो बेटा, जो बता रहा हूं. क्या लिखोगे पहले? लेट ए बी बी द टावर. इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है तो हमने इसकी हाइट क्या मान ली? h. लेट ए बी बी द टावर. ये ए बी टावर खड़ा है भैया धरती पे ऑफ हाइट h. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया गया जो कि इस फीट से, टावर के फीट से, गुड इवनिंग बेटा, 15 मीटर की दूरी पर है. कितनी दूरी पर है बेटा? 15 मीटर की दूरी पर है. उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप तक, कितना बन रहा है? 60. आयान, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बनेगा,
So means this angle will be equal to the 60 degree. It is given in the question. Now you have to find the height of this tower. You have to find the height of this tower. तो बेटा आप सबको पता है, सुन लो, क्वेश्चन में गिवन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. देखना, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, ये होगा, और उसके साथ लाइन ऑफ साइट ये होगी. उनके बीच का एंगल 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर की तरफ देख रहा हूं मैं, ऊपर उठा के, है ना. तो मुझे ये हाइट फाइंड, अब देखो समझने वाली बात क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है भैया. ये क्या होगा, जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है बेस, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर और बेस में कुछ रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है, टेंजेंट थीटा. तो मैं क्या लिखूंगा, इन अ ट्राइंगल APB tan 60 is equal to h upon 15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और मैंने अभी बताया कि tan की वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होगी, तो tan 60 कितना होता है, इक्वल टू h अपॉन, और यहां से बच्चों h कितना आ गया, 15√3. देखो निकल गए ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसकी हाइट. जहां मैं नहीं पहुंचा वहां ट्रिग्नोमेट्री पहुंच गई. ठीक है, जहां हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकते, रीच नहीं कर सकते, फीता लेके नहीं जा सकते, वो हो गया सॉल्व. बेटा लैंग्वेज लिख लेना, लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, लेट द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट. तो नाउ इन ट्रायंगल APB tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 15√3 मीटर. अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो आप पुट करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं पुट करेंगे. ठीक है जी, याद रखेंगे इस बात को. पहला क्वेश्चन खत्म होता है. एग्जाम्पल 2 में कल कराऊंगा. एग्जाम्पल 3 देखो सामने, समझने की कोशिश करो. आयान समझ में आया पहला क्वेश्चन? ध्यान से सुन लो. APB में ये क्या है, परपेंडिकुलर. ये क्या है, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस पे बैठते हैं. हाँ, √3 इसकी वैल्यू √3 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, बेस की वैल्यू कितनी है. अगला क्वेश्चन लिखना जरा. एक एन ऑब्जर्वर, हर्ष समझ में आ गया? हाँ उतारिए. आज मेंडलीव स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है बेटा, अभी वो पैटर्न पक्का नहीं है, वैसे मैं अभी बता देता हूँ. कंफर्म नहीं है, मैंने भेज दिया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है वो पैटर्न. अभी सिलेबस कम हो सकता है, और 20% सिलेबस और कम हो सकता है अभी. ठीक है, अरे हाँ बिल्कुल बेकार कर ले तू अपनी टाइम. क्या हार्ड आएगा, पढ़ना ना तू फिर. एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल. हाँ जी अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन. अब इसके क्वेश्चन पहले एग्जांपल 2 और करिए. एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, एग्जाम्पल 3 की बात चल रही है. आप करेंगे एन ऑब्जर्व, बुक सबके पास होनी चाहिए, समझ लो. एन, देखो सुनो, बुक सबके पास है. एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 2 कल आके कराऊंगा, पहले देख लो एग्जाम्पल 3. भैया एक ऑब्जर्वर है, सुन लो, बातचीत नहीं. वो धरती पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है बेटा, 1.5. आप देखो यहाँ दे दिया तो मैंने मानना पड़ा मुझे. एन ऑब्जर्वर, सामने देखो, पहले करो मत. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. भैया एक चिमनी है, ये क्या है, मेरी एक चिमनी है जिसका नाम मैंने BC दे दिया. इसकी दूरी कितनी है, 28.5 मीटर. ये जो आदमी है ना, ये इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और उसकी खुद की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर. अब सुन लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द चिमनी इज 45. उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप तक का, ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा. ये क्या होगा, पढ़ाया था मैंने. तो ये जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी. ओके, जब ये 1.5 है बच्चों, तो ये भी कितना होगा, अभी बताया था. ये हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड के क्या होती है, पैरेलल. तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. ये 1.5, तो ये भी 1.5. अब इतनी हाइट को मैंने क्या मान लिया, h. क्या मान लिया, लिखना है सब, पहले बता रहा हूं कैसे. लेट BC बी द चिमनी एंड AD बी द हाइट ऑफ द मैन ऑब्जर्वर. ठीक है, नाउ
AD is 28.5 meter away from the foot of the chimney. Now the angle of elevation from the top of her eye is 45. So according to the question, you have to find the height of this chimney. Means you have to find this BC. You have to find the BC, height of the chimney. Now BC is equal to the, let this point be E, H plus 1.5. भैया यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h है, उसमें क्या ऐड कर दो 1.5. अगर मुझे ये h चल जाए पता तो मेरा काम खत्म हो जाएगा. चलिए h निकालने के लिए मैं यूज करूंगा इन अ ट्राइंगल ABE. भैया 10, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस. ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस. क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड है तो क्या लग जाएगा टेंजेंट 45. tan 45 बराबर h अपॉन 28.5. इसकी वैल्यू 1 होती है. h अपॉन 28.5, h की वैल्यू आ गई 28.5. सो द BC इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 दैट इज 30 मीटर. तो जो चिमनी है उसकी हाइट कितनी है बेटा 30 मीटर. हाँ कुछ भी नहीं था इसमें, कहाँ ध्यान है तुम्हारा. हाँ इन छोटे क्वेश्चंस में हम मात खा रहे हैं तो क्या होगा आगे जाके. ध्यान दो सामने, एक बारी में सुन लिया करो, लिखा मत करो पहले. ये ग्राउंड है, वहां पर एक आदमी खड़ा है, ध्यान दे लो सब, लिखने में लग रहा है. पहले हाइट है जिसकी 1.5 मीटर, वो चिमनी से कितनी दूरी पे खड़ा है, तो चिमनी की हाइट फाइंड करनी है. और उस लड़की से आंखों का एलिवेशन कितना बन रहा है टॉप तक का, आंखों से 45. अब जब ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, ये h मान लिया. tan 45 लगा दिया. tan 45 लगाने से ये h कितना आ गया, tan 45 की जगह 1 लिखा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5. 1.5 नीचे है तो 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर. ध्यान दो प्लीज, ठीक है. ये दो क्वेश्चन हुए, अभी पहले सुन लो. पहले बोला था 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत आराम से. अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ एक्स्ट्रा. और अभी आपका होमवर्क सुन लो. आपको स्टार्टिंग के जो मैं दे रहा हूँ उसको कर लो प्लीज. स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस करके लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस करके लाने, जो नहीं हुए हम कल डिस्कस करेंगे. और अभी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. डू को एग्जाम्पल मैं कराऊंगा सर. 1 2 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ. डू क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 इन योर नोटबुक. और नहीं कल करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा डिस्कस, लेकिन सबसे पहले देखी जाएगी नोटबुक की इसने क्या काम करा है क्या नहीं करा. कोशिश करेंगे करने की. और कुछ होना हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो जरूर करने हैं. लिखे पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा. 3 क्वेश्चन दूंगा डेली के, पहले बता रहा हूँ, ठीक है. देखिए और करके आने हैं क्वेश्चन. 2 दिन में करना, परसों तक खत्म करना है मैं चैप्टर, कल तक 11 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, इफ द हाइट, आसान दूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं. इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेड, और ये नहीं देखते ही हार मान लो कि भैया ये क्या कर दिया, हमसे ना हो रहा, मैं भूत बना दूंगा मार मार के. अब सही बता रहा हूं, या तो पढ़ना चालू कर दो या घर बैठ जाओ. और भैया मैं बता दूंगा 15 तारीख तक के आगे का क्या प्रोसीजर है, तैयार है ना. मैन आर द सेम, आर द सेम, देन फाइंड, देन आर सेम, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये सब क्वेश्चन वही है जो कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं. मैं फालतू क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं इतना, और यही कर लोगे वो भी बहुत बढ़िया है. एलिवेशन ऑफ द सन 2012-13 में आया हुआ है. इसका आंसर है 45. थीटा की वैल्यू 45. और समझदार बच्चे समझ भी गए होंगे कैसे हुआ. क्वेश्चन नंबर 2, चुप हो जा.
an observer क्या 1045 1.7 meter tall is 20√3 meter away from a tower. The angle of elevation from the eye of an observer to the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find height of tower. देख लो 21.7 मीटर इसका आंसर. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो. आसान दे रहा हूं अभी. फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो. और जो ये क्वेश्चन एग्जांपल कराए ना दोबारा करने हैं, ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड of a pole of height 6 meter when the angle of elevation theta of the sun is such that tan theta is equal to 3/4. आंसर आएगा 8 मीटर. लास्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर from its foot is 60 degree, then what will be the height of the tower? Then what will be the height of the tower? The end. ठीक है, आज के लिए इतना. आंसर है 100√3 मीटर. आज के लिए इतना. थैंक यू. कल करेंगे अगले क्वेश्चंस बेटा. और हाँ, साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करके लाने आपको. एग्जाम्पल मैं खुद कराऊंगा. एक्सरसाइज 9.1 11वां चैप्टर चल रहा है. करो जल्दी. ठीक है.